दोस्तों, आज जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है रन अवे, जो कि बहुत ही तगड़ी सीरीज है। जब मैंने ये सीरीज देखी तो मुझे इसकी स्टोरी बाकियों से बिल्कुल अलग लगी। अगर आप भी कोई इन्वेस्टिगेशन वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। इसमें हर तरफ बस इन्वेस्टिगेशन ही दिखाई गई है, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, डार्क होती जाती है। ये कोई भूत प्रेत वाली स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको एक फैमिली के घिनौने राज पता चलेंगे। इसके पहले 4 एपिसोड मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उनको देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। 5th एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है, जिसमें हम डीडी को देखते हैं। ये वो समय है जब डीडी शाइनिंग ट्रुथ संस्था के पास रहा करती थी। तभी एक दिन उसके पास विली नाम का आदमी आता है और पूछता है, क्या तुम तैयार हो? डीडी कहती है बिल्कुल। दरअसल विली ही वो आदमी है जो डीडी को मर्डर करने के लिए कुछ लोगों की तस्वीरें देता है। फिर डीडी कहती है, मेरे लिए ये फक्र की बात होगी, लेकिन मेरे दोस्त को तो पैसे मिलेंगे ना। विली कहता है, पहले आदमी के खत्म होते ही पहली पेमेंट मिल जाएगी। फिर उसके जाने के बाद डीडी वो इन्वेलप खोलकर देखती है, जिसमें उन लोगों की तस्वीरें थी जिनका इनको काम तमाम करना था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम डीडी और ऐश को देखते हैं, जो कि शाइनिंग ट्रुथ जा रहे थे। ऐश वहां पर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इसको वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन डीडी कहती है, तुम डर क्यों रहे हो? वो तो बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। लेकिन वहां जाने के चक्कर में उन दोनों की बहस हो जाती है। दूसरी तरफ साइमन अभी भी इसी सोच में डूबा था कि क्या पेज उसकी खुद की बेटी है। तभी उसके पास उसकी साली का फोन आता है और वो कहती है, तुम्हें ये सब कुछ बच्चों को भी बता देना चाहिए, वरना जब उनको पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। दूसरी तरफ पुलिस वाले एलिना से पूछते हैं कि क्या तुम मारिया को जानती हो और तुम उसके घर पर क्या करने गई थी? मारिया कहती है, मैंने वहां पर कोई चोरी वोरी नहीं की। हाँ, मानती हूँ वहां पर जाकर मुझसे गलती हुई है, इसलिए तुम्हें इसके लिए जो भी सजा देनी है वो तुम मुझे दे सकते हो। कानून मैं भी जानती हूँ। फिर पुलिस वाले एलिना को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। तभी जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो उसको वहां पर लू मिलती है। लू कहती है, आखिर तुम आजकल कर क्या रही हो? तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती। फिर एलिना कहती है, तुम्हारे बेटे ने मुझे बताए बिना दूसरी शादी कर ली और उसकी एक बेटी भी है। क्या ये बात तुम्हें मुझे बतानी नहीं चाहिए थी? फिर लू कहती है, मुझे खुद इसके बारे में कुछ वक्त पहले ही पता चला है और ये सब बताकर मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मेरे बेटे ने उस औरत को धोखा दिया जो मेरे लिए बहुत ही अहम है। एलिना कहती है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी ट्रैकिंग ऐप डिलीट कर रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव इसाक और रूबी आपस में बातें कर रहे थे। इसाक कहता है कि कार्नेलियस पहले हमारा पड़ोसी हुआ करता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, सबकी हेल्प करता था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उस जैसा आदमी भी किसी का मर्डर कर सकता है। उसका छोटा बेटा मेरा दोस्त हुआ करता था, जिसने शादी कर ली और कहीं और रहने के लिए चला गया। फिर कुछ दिन बाद कार्नेलियस की बीवी कैंसर की वजह से मर गई और फिर वो भी बिना किसी को बताए वो घर छोड़कर चला गया। फिर रूबी कहती है, शायद वो अपनी बीवी के मरने का गम सह नहीं पाया और अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और अब वो लोगों का कत्ल कर रहा है। दूसरी तरफ साइमन एलिना के पास फोन करता है और बताता है कि मैंने चेक किया था, पेज भी उसी वेबसाइट को लॉगिन किया करती थी जिसमें लोग अपनी असली फैमिली को ढूंढते हैं। तो क्या पेज की तरह बाकी बच्चे भी मेरे नहीं हैं? अब शायद मुझे डीएनए टेस्ट करवाना होगा। फिर बाहर जाकर वो अपनी वकील के पास फोन करता है और कहता है, मुझे मेरा और मेरे बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाना है, खर्चे की कोई परवाह नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं इसाक कार्नेलियस के घर पर जाता है। अब ये दोनों आज काफी समय बाद मिल रहे थे, इसलिए ढेर सारी बातें करते हैं। फिर काफी बातें करने के बाद इसाक मुद्दे पर आता है और सीधा ही पूछ लेता है, क्या लूथर को गोली आपने मारी थी? कार्नेलियस कहता है, अगर मैं गोली ना मारता तो साइमन और उसकी पत्नी मारी जाती। वो अच्छे लोग हैं, बस अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। फिर इसाक पूछता है कि क्या आपके पड़ोसी जो नशेड़ी था उसको साइमन ने मारा है? कार्नेलियस कहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि साइमन इतनी बेरहमी से खून नहीं कर सकता। फिर इसाक उनको धमकी देकर चला जाता है कि आप भी हीरो बनना बंद कर दीजिए, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ साइमन बाथरूम में जाता है और बच्चों के इलेक्ट्रिक टूथब्रश के ऊपर से उनका यूज किया हुआ ब्रश उतार लेता है और फिर उन पर नया ब्रश लगाकर वापस रख देता है। फिर वो बाहर जाकर अपने बच्चों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी और बात को लेकर उसका अपने बेटे के साथ झगड़ा हो जाता है और वो अपनी बात नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं ऐश और उसकी गर्लफ्रेंड शाइनिंग ट्रुथ संस्था में जाते हैं।
वहाँ के लोगों का अजीब बर्ताव देखकर ऐश पूछता है कि क्या ये लोग मुझे मारने वाले हैं। डीडी कहती है बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐश बाहर जाती है और अपना फोन उनको डिपॉजिट करवा देती है। तभी एक पहलवान टाइप बंदा ऐश के पास आता है और कहता है तुम भी अपना फोन, गन और चाबियां यहीं पर रख दो। दूसरी तरफ एलिना उस कंपनी में जाती है जहां से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है और बताती है कि पिछले 1 महीने में 2 खून हुए हैं और 1 लड़का लापता हो गया है। इन तीनों में से 2 में एक बात कॉमन थी कि उनमें से 2 आपकी कंपनी से अडॉप्टेड थे, लेकिन वो बूढ़ा कहता है कि आप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, इसलिए आपको हमसे पूछताछ करने का कोई हक नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर एलिना वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते अपना एक ईयरफोन वहीं पर छोड़ देती है। फिर एलिना के बाहर जाते ही वो बूढ़ा एक एलिसन नाम की औरत के पास फोन करता है और कहता है 90s में तुमसे कोई बड़ा कांड हो गया था जो अब मेरा सर दर्द बन रहा है, तुम जल्दी उसका कुछ करो। इस समय एलिना भी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर फोन काटने के बाद एलिना डायल टोन से फोन नंबर का पता लगा लेती है और फिर जब उसको गूगल पर सर्च करके देखती है तो रिजल्ट में रिट्रीट हॉलिडे होम्स नाम की एक वेबसाइट आ जाती है। दूसरी तरफ वो पहलवान ऐश को एक बूढ़ी औरत के पास लेकर जाता है। वो औरत पूछती है तुम अपने मिशन के बारे में बताओ। ऐश कहता है हम एक एक करके सबको निपटा रहे हैं, जल्दी ही काम खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो कहता है बुढ़िया डीडी कहाँ है, लेकिन जब वो नहीं बताती तो ऐश उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो पहलवान उसको एक ही झटके में सुला देता है। दूसरी तरफ साइमन ब्रश लेकर अपनी वकील के पास जाता है और कहता है मुझे जल्दी से जल्दी डीएनए की रिपोर्ट चाहिए, चाहे कितना भी खर्च हो जाए। तभी उसके पास केटी का मैसेज आता है और वो कहती है जितनी जल्दी हो सके मुझे इस लोकेशन पर आकर मिलो। दूसरी तरफ एलिना एलिसन से जाकर मिलती है और कहती है बहुत समय पहले तुम होप एंड ग्रोथ अडॉप्ट कंपनी में जॉब किया करती थी। तुमने वहां पर डेमियन नाम के एक लड़के को किसी फैमिली को गोद दिया था, उसका मर्डर हो गया है और इसके अलावा एरन का भी खून हो गया है जो कि नशेड़ी था और तीसरा बंदा हेनरी वो भी लापता है। ये बात सुनकर एलिसन कहती है कि मैंने तो इन सबको बचाया था बुरे हालातों से, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम कोई पुलिस नहीं हो। एलिना कहती है क्या तुम पेज नाम की किसी लड़की को जानती हो? पेज का नाम सुनते ही वो कहती है दफा हो जाओ। फिर जब एलिना उसको पुलिस बुलाने की धमकी देती है तो एलिसन भागने लगती है। फिर रिसेप्शनिस्ट एलिना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना उसके अखरोट फोड़कर बाहर चली जाती है, लेकिन तब तक एलिसन भाग चुकी थी। दूसरी तरफ साइमन केटी से मिलने के लिए पहुंच जाता है और पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया? केटी बताती है कि जब पेज ने ड्रग्स लेने शुरू किए तो मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, फिर इस बात को लेकर हमारा झगड़ा भी हो गया और मैंने उसको रूम से बाहर निकाल दिया, ये सोचकर कि शायद वो सुधर जाएगी। अब ये बात सुनते ही साइमन कहता है तुमने सही किया, तुमने अपना दोस्त होने का फर्ज निभाया। फिर साइमन उससे प्रोफेसर के बारे में पूछता है। केटी कहती है मुझे उसकी सिर्फ मेल आईडी का पता है, लेकिन वो भी बंद पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मेल आईडी कभी खोलता होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जब ऐश को होश आता है तो वही बुढ़िया उससे माफी मांगती है। फिर वो सब लोग उसको कैस्पर के पास लेकर जाते हैं जिसको सब लोग शाइनिंग ट्रूथ का गॉड मानते हैं। वो ऐश को कहता है कि हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद, तुम्हारी नई गाड़ी और नए हथियार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐश कहता है कि मैं ये सब पैसों के लिए करता हूँ। फिर ऐश और उसकी गर्लफ्रेंड नई कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब साइमन हॉस्पिटल में बैठा था तो डॉक्टर वहाँ पर उसकी वाइफ का हालचाल पूछने के लिए आता है, लेकिन साइमन कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर अकेले में जाते ही वो डॉक्टर के साथ झगड़ा शुरू कर देता है और पूछता है तुम मेरी बीवी के साथ कब से सो रहे हो? डॉक्टर कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी अपनी बीवी को जानते ही कहाँ हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं बताती। लास्ट सीन में हम देखते हैं ऐश को याद आता है कि उस बूढ़ी औरत ने उसके शूज में कुछ छुपाया था। फिर जब वो उसको चेक करता है तो शूज में से एक स्लिप निकलती है जिसमें लिखा हुआ था डोंट किल देम, डोंट ट्रस्ट डीडी। अब वो ये सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा क्यों लिखा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कार्नेलियस के खिलाफ एक एफआईआर फाइल करता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि इसको सबमिट करूं या नहीं, क्योंकि किसी पर भी गोली चलाना गैर कानूनी है। दूसरी तरफ कार्नेलियस को भी याद आता है कि जब वो नशेड़ी के कमरे में गया तो उसने ही खून से भरा हुआ चाकू उठाकर बाहर फेंका था। अब नशेड़ी को किसने मारा ये राज तो अगले ही एपिसोड में खुलेगा। 6th एपिसोड में हम देखते हैं एलिना एलिसन की कंपनी के बाहर कार में बैठकर उसके आने का वेट कर रही थी और एलिसन छुप छुप कर उसको ही देख रही थी। फिर वो शाइनिंग हेवन में फोन करके कहती है एक प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी तरफ दोनों डिटेक्टिव आपस में बातें कर रहे थे कि जिस तरह नशेड़ी को मारा गया था ये जरूर किसी गैंग का ही काम होगा
हो सकता है कि ड्रग्स बेचकर वो नशेड़ी रोको को पैसे ना देता हो, इसलिए रोको ने उसको मरवा दिया। और जब से इनग्रिड पर गोली चली है तब से ही रोको भी गायब है। अब लूथर ही सारी सच्चाई बता सकता है। दूसरी तरफ एलिना एलिसन की बिल्डिंग में जाती है और रिसेप्शनिस्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि या तो तुम मुझे एलिसन के बारे में बता दो, वरना मैं ये वीडियो पुलिस को दिखा दूंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। ये वीडियो तुम्हारी ही किसी साथी ने नेट पर डाल दी थी। फिर वो बता देता है कि एलिसन अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी के साथ रहती है। फिर वहां से बाहर आने के बाद वो लू के पास फोन करती है और कहती है एलिसन की गर्लफ्रेंड स्टेफनी का पता लगाओ। तभी उसके पास डिटेक्टिव एलेक्स का फोन आता है और वो बताता है कि जब केविन की उसके गैराज में हत्या हुई तो वहां पर 2 गोलियां चली थी, एक दीवार पर और दूसरी उसके भेजे में। इसलिए अगर उसने खुदकुशी की होती तो वो दीवार पर गोली क्यों चलाता? जरूर उसको मारा गया है। और उसकी बीवी ने बताया कि वो भी अडॉप्टेड था और अपने परिवार को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ साइमन डॉक्टर के पास जाता है और उससे बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। फिर वो पूछता है कि तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मुझे मेरी वाइफ के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें कुछ नहीं बताती तो मुझे भी कोई हक नहीं है उसकी बातें तुम्हें बताऊं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों डिटेक्टिव लूथर को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि आइजक को धमकी दे देता है कि अगर मुझे डराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ एलिना साइमन के पास कॉल करती है और कहती है टैटू पार्लर वाले डेमियन को अपने ही डीएनए के जरिए अपने परिवार के कुछ लोग मिले। एक था हेनरी जो गायब हो गया है, दूसरा केविन जिसको उसके ही गैरेज के अंदर मार डाला है, तीसरे शख्स का नाम है एसी, यानी कि जरूर वो एरन कोलवाल ही होगा, वही नशेड़ी जिसको मारने का शक तुम पर किया जा रहा है। ऐसा मेरा मानना है, कोई और भी हो सकता है। एलिसन ने ही इन चारों का एडॉप्शन करवाया था और ये चारों सौतेले भाई हैं, यानी कि अलग अलग माँ से पैदा हुए एक ही बाप की औलाद। अब हेनरी को छोड़कर बाकी 3 मारे गए। हो सकता है हेनरी भी मारा गया हो, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अब मैं केविन के घर पर जा रही हूँ क्योंकि मैं सच जानने के बहुत ही करीब हूँ। तभी कुछ देर बाद साइमन के पास उसके दोनों बच्चे आते हैं और कहते हैं हमने पेज के नाम से एक नकली इंस्टा आईडी बनाई और फिर हमने उस आईडी से प्रोफेसर के पास मैसेज किया और कमाल की बात यह है कि उन्होंने जवाब भी दिया और उसने हमें अपनी लोकेशन भी बता दी। फिर साइमन कहता है कि यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, मुझे अभी निकलना होगा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। दूसरी तरफ रूबी इसाक को बताती है कि लूथर की जमानत हो गई है। ये बात सुनकर वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि लूथर ने इसाक को धमकी जो दी थी। फिर वो सीधा कॉर्नेलियस के पास जाता है और बताता है कि लूथर को जमानत मिल गई है, लेकिन कॉर्नेलियस कहता है कि उसने मुझे नहीं देखा होगा, इसलिए मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर इसाक कॉर्नेलियस को अपना कार्ड देता है और कहता है नशेड़ी के कातिल के बारे में कुछ भी बताने का मन करे तो मुझे कॉल कर देना। दूसरी तरफ साइमन प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर नहीं किया। जरूर तुम्हें ये सब कुछ केटी ने बताया होगा क्योंकि वो मेरे ऊपर डोरे डाला करती थी और जब मैंने उसको नजदीक नहीं आने दिया तो उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया। फिर साइमन पूछता है कि मेरी बेटी ने अपनी प्लानिंग बुक के अंदर तुम्हारा नाम बार बार क्यों लिखा हुआ था, वो भी अलग अलग तारीख को। प्रोफेसर कहता है क्योंकि मैं उसकी डॉक्टरेट करने में हेल्प कर रहा था, वो अपनी माँ की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। आपकी बेटी बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी लेकिन बाद में नशे में पड़ गई। अगले सीन में हम देखते हैं एलिना केविन के पड़ोसी से जाकर मिलती है और पूछती है कि जिस दिन केविन का मर्डर हुआ क्या आपको कोई बात अजीब लगी। पड़ोसी बताती है कि उस रात मैंने एक कार देखी थी, काफी देर से खड़ी थी, उसके अंदर एक लड़का और लड़की बैठे थे, दोनों जवान थे, बस मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाई। तभी कुछ देर बाद उसके पास लू का मैसेज आता है और वो एलिसन और स्टेफनी के घर का एड्रेस बता देती है। फिर जब एलिना वहां पर जाती है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर वो अपना कार्ड वहां पर छोड़ देती है, पीछे लिखकर कि मुझे कॉल करना। दूसरी तरफ प्रोफेसर बताता है कि एक दिन पेज रोते हुए मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि लास्ट नाइट वो एक पार्टी में गई थी जहां किसी ने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाइयां मिलाकर उसको पिला दी। फिर जब सुबह उसको होश आया तो उसको पता चला कि रात भर उसके साथ गलत काम हुआ है। ये बात सुनकर साइमन के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। फिर प्रोफेसर बताता है कि पेज इस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने कंप्लेंट भी नहीं की। यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि हम स्टूडेंट की मर्जी के बिना
उसकी कोई भी बात किसी को भी नहीं बताते, इसलिए ये बात आपको भी नहीं बताई गई। मेरे ख्याल से जिसने उसके साथ गलत काम किया था उसको जिम के अंदर बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था। उसका नाम डग मल्जर है। फिर साइमन इंस्टा पर उसकी फोटो देखता है और कहता है मैं इससे मिला हूँ। प्रोफेसर बताता है कि जिस दिन डग को पीटा गया था उससे अगले दिन पेज बहुत खुश थी। उस दिन क्लास के बाहर उससे एक लड़का भी मिलने के लिए आया था और शायद उसी ने डग को पीटा होगा। फिर साइमन उसको नशेड़ी की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या यही मिलने के लिए आया था। प्रोफेसर कहता है हाँ। जरा सोचकर देखिए इस समय एक बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसको पता चले कि उसकी बेटी के साथ किसी ने गलत काम कर दिया। फिर वहां से साइमन सीधा डिटेक्टिव के पास जाता है और कहता है डग को गिरफ्तार कर लो, उसने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है। इसाक कहता है ये सब इतना भी आसान नहीं है, हम लोग पेज की कंप्लेंट के बिना ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो दोनों डिटेक्टिव उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम डग को सजा दिलवा कर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और हमने पेज को ढूंढने के लिए उसकी फोटो दूर दूर के पुलिस स्टेशन तक फैला दी है। यकीन मानिए हम गुनहगार को सजा दिलवाने और आपकी बेटी को ढूंढने में अपनी जी जान लगा देंगे। फिर साइमन मायूस होकर हॉस्पिटल अपनी बीवी के पास लौट जाता है और उदास होकर वहीं चेयर पर लेट जाता है, क्योंकि एक तो इसकी बेटी नहीं मिल रही थी और ऊपर से उसके साथ गलत काम भी हो गया था। अब ये बस यही बात सोच सोच कर उदास था कि मेरी फूल सी बेटी ने क्या कुछ सहा है। अगले दिन दोनों डिटेक्टिव आपस में बात करते हैं कि अगर नशेड़ी ने डग को पीटा था तो डग के पास उसका कत्ल करने की एक वजह है। फिर रूबी कहती है पेज के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके साथ दो बार गलत काम हुआ। पहली बार डग ने किया और फिर उससे बदला लेने के लिए उसने नशेड़ी से दोस्ती की। जरा सोचो उस नशेड़ी ने उसके साथ क्या क्या किया होगा। फिर रूबी पूछती है कि तुमने कॉर्नेलियस को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसाक कहता है क्योंकि मैं उसको गुनहगार नहीं मानता, क्योंकि उसने लूथर को गोली किसी की जान बचाने के लिए मारी थी। फिर रूबी कहती है तुम जानते हो ना इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। इसाक कहता है फिर भी मैं उसको बेकसूर ही मानूंगा, क्या तुम ये बात किसी को बताने वाली हो। फिर रूबी सोचकर जवाब देती है नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं लू एलिना से मिलने के लिए जाती है और बताती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, तुम दोनों की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पति ने किसी औरत से बिना फिजिकल हुए बच्चा किया, डोनर के जरिए। वो तो तुम्हें भी ये बात बताना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, उसको लगा कि तुम ये बात सहन नहीं कर पाओगी। रिश्ते में तो मारिया तुम्हारी भी बेटी ही लगती है और वो अब तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए आज रात उसने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है और उसने अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली। फिर एलिना साइमन की वाइफ का पता लेने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन साइमन तो उसको हॉस्पिटल के बाहर ही मिल जाता है। तभी उसके पास स्टेफनी का फोन आता है और वो कहती है मैं तुम्हें एलिसन से मिलवा सकती हूँ। फिर वहां पर जाते वक्त एलिना अपनी सास लू को भी ये बात बता देती है कि मैं स्टेफनी के पास जा रही हूँ। लू कहती है अपना ध्यान रखना और रात को डिनर पर टाइम से आ जाना। तभी कुछ देर बाद एलिना बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। सबसे पहले एलिना वहां पर खड़ी कार की फोटो खींचती है और उसको लू के पास सेंड कर देती है। फिर वो अपनी कार से उतरकर स्टेफनी के पास जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही किलर डीडी थी। फिर डीडी उसको अपनी कार में बिठाकर एलिसन के पास ले जाने लगती है और कहती है अपना फोन डैशबोर्ड के अंदर रख दो। दूसरी तरफ कॉर्नेलियस साइमन से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि उस दिन जब मैंने पेज को अपने रूम से बाहर जाते हुए देखा तो उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। फिर जब मैं रूम के अंदर देखने के लिए गया तो देखा वहां पर एरन मरा पड़ा था, यानी कि पेज ने ही उसको मारा था। दूसरी तरफ डीडी स्टेफनी को झूठ बोलकर एक सुनसान से घर में लेकर जाती है और वहां ऐश उसको गोली मार देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं वो दोनों कातिल एलिना को मारने के बाद सबसे पहले उसका फोन अनलॉक करते हैं और फिर उसकी बॉडी को दफनाने के लिए ले जाते हैं। तभी एलिना के फोन पर साइमन का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें एलिसन मिल गई। ये मैसेज देखकर ऐश साइमन का नाम सर्च करता है और उसको पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जिसने नशेड़ी को पीटा था। अब इनको शक हो जाता है कि जरूर साइमन भी कोई जरूरी बात जानता होगा। अब ये लोग उसके साथ क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वो लोग वापस एलिना की कार के पास जाते हैं और दोनों कार की नंबर प्लेट चेंज करके एलिना की कार वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ साइमन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए जाता है। पहले वो उस आदमी को पैसे देता है और फिर पूछता है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है।
वो आदमी बताता है कि तुम ही उन तीनों बच्चों के बाप हो। फिर वो ये बात मैसेज करके एलिना को भी बता देता है, लेकिन ये मैसेज एलिना नहीं बल्कि वो कातिल पढ़ लेती है। फिर वो ऐश को कहती है कि हमें इसको ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर एलिना सच जानने के करीब थी तो ये भी सारी बात जानता होगा। फिर डीडी एलिना के फोन से साइमन के पास जवाब भेजती है कि अपडेट देने के लिए धन्यवाद, कुछ भी नया पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना, चाहे मैं रिप्लाई दूं या ना दूं। अब एलिना पहले कभी भी इस तरह से मैसेज का जवाब नहीं दिया करती थी, इसलिए साइमन को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो लू का नंबर ढूंढकर उसके पास कॉल करता है और पूछता है एलिना कहाँ पर है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। लू कहती है मुझे तो खुद उसकी चिंता हो रही है। फिर वो साइमन को मिलने के लिए अपने पास बुला लेती है और बताती है कि उसने मेरे पास एक मैसेज भेजा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले कभी भी उसने इस तरह का मैसेज नहीं किया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। साइमन कहता है मुझे भी अजीब लग रहा है, क्योंकि उसने मेरे पास भी मैसेज किया। फिर साइमन पूछता है कि आप उसका फोन ट्रैक क्यों नहीं कर लेती। लू बताती है उसने मेरी ट्रैकिंग ऐप डिलीट कर दी, कल हमारी थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी। फिर वहां से निकलकर जब साइमन हॉस्पिटल जाता है तो कुछ देर बाद उससे मिलने के लिए कॉर्नेलियस आता है और वो कहता है आज रोको अपने अड्डे पर आने वाला है और उसने तुम्हें कैश के साथ अपने अड्डे पर बुलाया है। लूथर भी उसके साथ ही होगा। अब उसको भी 10,000 पाउंड चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं लू एलिना की रिपोर्ट लिखवाने के लिए इसाक के पास जाती है और बताती है कि उसने गुमशुदा हेनरी के सभी भाइयों के बारे में पता लगा लिया था और आज वो एलिसन से मिलने के लिए गई थी, क्योंकि उसी ने हेनरी के सभी भाइयों का अडॉप्शन करवाया था। एलिना ने मुझे बताया कि वो एलिसन की गर्लफ्रेंड स्टेफनी के पास जा रही है, लेकिन मैंने पता किया कि स्टेफनी तो इस समय ब्राजील में छुट्टियां मनाने के लिए गई है, तो फिर वो एलिना के पास कैसे जा सकती है। फिर वो दोनों ही हेनरी के पिता सेबेस्टियन के पास जाते हैं। सेबेस्टियन बताता है कि आज सुबह से ही एलिना मेरा फोन नहीं उठा रही। फिर सेबेस्टियन बताता है कि मुझे एक चिट्ठी भी मिली है, किसी विक्टोरिया नाम की लेडी की है। उसने ये चिट्ठी हेनरी के लिए लिखी थी कि हमें उसी जगह पर फिर से मिलना होगा जहां हम पहले मिले थे, लुकआउट कैफे। फिर रूबी कहती है अब हम वहां पर जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो औरत क्या चाहती है। फिर ये दोनों डिटेक्टिव पार्क में जाकर बैठ जाते हैं जहां पर वो कैफे बना हुआ था, लेकिन ये कैफे बहुत ही बड़ा था, इसलिए ये दोनों इसकी अलग अलग डायरेक्शन में बैठते हैं। फिर वो काफी लोगों को अपनी शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी विक्टोरिया नहीं थी। तभी इसाक को एक औरत पर शक हो जाता है, क्योंकि वो किसी का इंतजार कर रही थी। फिर वो उसके पास जाकर कहता है विक्टोरिया तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। दूसरी तरफ ऐश अपनी गर्लफ्रेंड को वो चिट्ठी दिखा देता है जो उसके शूज में मिली थी और कहता है कि ये मुझे मदर एडियोना ने दी थी, क्या तुम बताओगी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम पर भरोसा ना करूं। डीडी कहती है शायद लिस्ट में उनके बेटे का भी नाम होगा। फिर ऐश पूछता है कि ये लोग हमसे खून क्यों करवाते हैं। डीडी बताती है कि कैस्पर मरने वाला है क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा हो गया है। फिर उसके मरते ही शाइनिंग हेवन की कमान विजिटर और वॉलेंटियर संभालेंगे। शाइनिंग हेवन के पास करोड़ों की दौलत है, क्योंकि जो भी फॉलोअर्स शाइनिंग हेवन के साथ जुड़ते हैं वो लोग अपनी सारी दौलत इनको डोनेट कर देते हैं। फिर वो असली बात बताती है कि यहाँ के मुखिया कैस्पर बहुत सारी औरतों के साथ सोया करते थे, जिनसे उसको बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन जब उसकी अपनी वाइफ के 2 बेटे हुए तो उनको और बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए उन्होंने बाकी सब बेटों को गोद दे दिया। लेकिन अब कैस्पर के दोनों वारिस नहीं चाहते कि उनका कोई सौतेला भाई वहां पर आकर उनकी संपत्ति में हिस्सा मांगे, इसलिए वो अपने सौतेले भाइयों को मरवा रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों डिटेक्टिव विक्टोरिया से पूछते हैं कि आप हेनरी से क्यों मिलना चाहती थी। विक्टोरिया कहती है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो कैस्पर जो कि शानदार इंसान था उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मुझे झूठ कहा कि हेनरी मरा हुआ पैदा हुआ है, और फिर उसके करीब 1 साल बाद मैं वहां से भाग गई। अब कुछ समय पहले मेरे बेटे ने ही मुझे किसी वेबसाइट के जरिए ढूंढा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो लड़का सच बोल रहा है या झूठ। फिर हमने फैसला किया कि हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और कभी कभी जब दिल किया करेगा यहाँ पर आकर मिल लेंगे। लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैंने शाइनिंग हेवन के एक लीडर को बता दिया कि हेनरी मेरा बेटा है। फिर दोनों डिटेक्टिव उसको हौसला देते हैं कि हम आपके बेटे को ढूंढ निकालेंगे और आपको भी हमें उस जगह के बारे में बताना होगा कि वो जगह कहाँ पर है। दूसरी तरफ दोनों किलर्स आपस में बातें कर रहे थे, तो ये सारी बातें जानकर ऐश का मूड खराब हो जाता है। फिर डीडी उसको समझाती है कि ये सब काम हम पैसों के लिए कर रहे हैं,
तभी उसके पास शाइनिंग हेवन से मैसेज आता है और वो पढ़कर बताती है कि हमें साइमन को मारने की मंजूरी मिल गई है और उसको मारने के हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। फिर वो दोनों नशेड़ी को मारने के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में ऐश कहता है कि वो नशेड़ी कितनी बड़ी जायदाद का मालिक है, लेकिन बेचारा भिखारियों की तरह रहता है। जिंदगी भी क्या खेल दिखाती है। अगले सीन में हम देखते हैं साइमन अपनी साली को भी बता देता है कि पेज के साथ गलत हुआ था, लेकिन जब वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती तो साइमन समझ जाता है कि इसको पहले से ही इस बात का पता है। फिर वो उस पर गुस्सा होने लगता है कि मैं बाप हूँ और मुझसे ही ये बात छुपाई गई और मौसी सब कुछ जानती है। तुम हमेशा हमारे साथ थी और फिर भी तुमने हमसे ये बात छुपाई। फिर उसकी साली कहती है सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे, यानी कि इसकी वाइफ को भी ये बात पता थी और डॉक्टर भी इसी बात के बारे में बोल रहा था कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें सारी बातें नहीं बताती। तभी कुछ देर बाद वो दोनों कातिल नशेड़ी के घर पर पहुंच जाते हैं और फिर दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि नशेड़ी का तो पहले से ही खून हो गया है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो बाहर उनको अपना अगला शिकार मिल जाता है, यानी कि साइमन, जो कि कॉर्नेलियस के साथ रोको के पास जाने वाला था। फिर वो दोनों रोको के अड्डे पर जाने लगते हैं और पीछे पीछे वो दोनों कातिल भी रोको के अड्डे पर चले जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही रोको पूछता है 60,000 लाए हो या नहीं। साइमन कहता है पहले मेरी बेटी का पता बताओ वरना पैसे नहीं मिलेंगे। उस समय वो दोनों कातिल घात लगाकर बैठे हुए थे। फिर बार बार पूछने पर रोको बताता है कि मेरे एक खबरी ने तुम्हारी बेटी को ब्रैकमेयर जाते हुए देखा था, वो भी नशेड़ी की मौत के दूसरे दिन। फिर वो कॉर्नेलियस को कहता है तो लूथर पर गोली तुमने चलाई थी, लेकिन मैं ये बात पुलिस को नहीं बताऊंगा। फिर वो साइमन से पूछता है कि क्या तुमने कभी दिमाग लगाकर सोचा कि लूथर ने तुम्हारी वाइफ को ही गोली क्यों मारी। फिर जब रोको पैसे लेकर वहां से जाने लगता है तो दूसरी तरफ से लूथर आ जाता है और वो उन दोनों किलर्स को देख लेता है। फिर वो रोको को हटने के लिए कहता है, लेकिन इतने में वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। ऐश लूथर को जान से मार देता है और डीडी रोको को, लेकिन तभी कॉर्नेलियस अपनी गन निकालकर ऐश को मार देता है। इस समय साइमन ने डीडी को पकड़ा हुआ था। फिर कॉर्नेलियस साइमन को वहां से चलने के लिए कहता है और डीडी भागकर ऐश के पास चली जाती है, लेकिन वो मर गया था। फिर डीडी घायल शेरनी की तरह गन उठाती है और उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। फिर वो दोनों ही भागकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। फिर साइमन कॉर्नेलियस को छुपाकर डीडी का ध्यान भटकाने के लिए उसको दूसरी साइड ले जाता है, लेकिन वो पीछा करते करते वहां पर भी पहुंच जाती है और साइमन को एक गोली मार देती है। फिर वो साइमन के और पास आती है ताकि उसका भेजा उड़ा सके, लेकिन तभी वहां पर मदर एडियोना आ जाती है और डीडी को छत से नीचे फेंक देती है। ये वही औरत थी जिसने शाइनिंग हेवन में ऐश को स्लिप दी थी कि डीडी पर विश्वास मत करना। दूसरी तरफ इसाक और रूबी बहुत सारी पुलिस लेकर शाइनिंग हेवन पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं वारदात की जगह पर पुलिस आ जाती है और साइमन और कॉर्नेलियस को रेस्क्यू कर लेती है। इतनी गंभीर हालत में भी साइमन डिटेक्टिव इसाक को अपनी बेटी की लोकेशन बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब इसाक को उस जगह का पता चलता है तो वो अंदाजा लगाता है कि वहां से शाइनिंग हेवन पास में ही पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि साइमन की बेटी पेज वहीं पर हो। फिर वो अपनी पूरी टीम को लेकर शाइनिंग हेवन पहुंच जाता है और उनको वहां पर जो भी आदमी मिलता है पुलिस वाले उन सब को गिरफ्तार करते जाते हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट था कैस्पर, जिसको शाइनिंग हेवन वाले अपना गॉड मानते हैं। वो जगह बहुत ही बड़ी थी, यहाँ तक कि वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस भी बनाई गई थी। पुलिस वाले पूरा इलाका छान मारते हैं, लेकिन उनको कैस्पर कहीं भी नहीं मिलता। फिर इसाक सोच में पड़ जाता है कि वो कहां पर जा सकता है। तभी उसको लकड़ी की बनी हुई एक दीवार पर शक हो जाता है, इसलिए जब वो उसको प्रेस करता है तो वो दरवाजे की तरह खुल जाती है। फिर वो बड़ी ही सावधानी के साथ अंदर चला जाता है और वहां पर उसको कैस्पर मिल जाता है। फिर इसाक उसको कहता है कि आपको 3 कत्ल करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कैस्पर कहता है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं साइनाइड खा लूंगा, क्योंकि मैं इस उम्र में तुम्हारी नर्क जैसी जेल में नहीं जाना चाहता। वैसे भी मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ, इसलिए तुम अपने डिपार्टमेंट को बोल देना कि मैं तुम्हें मिला ही नहीं। लोग मुझे गॉड मानते हैं और अब तक मैं बहुत ही शान से जिया हूँ और शान से जीने वाले कभी भी कैद में नहीं मरते। फिर जैसे ही वो अपना कैप्सूल खाने लगता है, इसाक उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ रूबी सभी लड़कियों से पूछती है कि क्या आप लोगों ने इस पेज नाम की लड़की को कहीं देखा है? हो सकता है ये आपके बीच ही मौजूद हो, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता।
फिर एक लेडी कहती है कि पिछले हफ्ते कैस्पर के लिए एक नई लड़की को लाया गया था, वो उस तरफ कंटेनर के अंदर बंद है। फिर रूबी उस कंटेनर का ताला तुड़वाती है और अंदर जाकर देखती है, लेकिन वहां पर पेज नहीं, जारा नाम की कोई और ही लड़की कैद थी। फिर वहां से निकलकर इसाक साइमन से मिलने के लिए जाता है और कहता है सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं ढूंढ पाए। फिर वो बताता है कि नशेड़ी भी उसी कल्ट में पैदा हुआ था, बाद में उसको गैर कानूनी तरीके से गोद दे दिया गया, लेकिन हाल ही में उन तीनों भाइयों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया और वादा किया जब तक पिता का पता नहीं चल जाता वो ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे कि हम भाई हैं। लेकिन कैस्पर और उसके असली बेटों ने 2 किलर्स को हायर किया और उन तीनों भाइयों को मरवा दिया। लेकिन चिंता मत कीजिए, वो दोनों किलर्स भी मारे गए और अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन बाप बेटों को भी सजा दिलवा सके। फिर साइमन एलिना के बारे में पूछता है। इसाक बताता है कि एक सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों कातिलों को उसकी कार चलाते हुए देखा गया था। संभावित है कि उन दोनों ने उसको मार डाला होगा। ये बात सुनकर साइमन को बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लेडी थी और बिना किसी लालच के दूसरों की हेल्प किया करती थी। फिर साइमन कहता है प्लीज मेरी बेटी को ढूंढो, मुझे शुरू से ही उसी की तलाश है। फिर जाते जाते इसाक पूछता है कि क्या वो औरत आपसे मिलने के लिए आई जिसने आपकी जान बचाई। साइमन मना कर देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल वो लेडी साइमन से मिलने के लिए आई थी। फिर उसने बताया कि मेरा बेटा जिसका नाम नेथन है वो भी किसी को गोद दिया हुआ है, और जब मुझे पता चला कि कैस्पर के दोनों बेटे गोद दिए हुए भाइयों को मरवा रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ हो गई। फिर मैंने अपने बेटे को भी चौकन्ना कर दिया। अब मैं नई शुरुआत करने जा रही हूँ। फिर कुछ देर बाद साइमन अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है और बस बार बार रोको की बताई हुई बात सोचता रहता है कि लूथर ने मेरी वाइफ को ही गोली क्यों मारी। फिर ठीक होने के बाद वो उस शहर में पहुंच जाता है जिसके बारे में रोको ने उसको बताया था, और वहां लोगों को रोक रोक कर अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और पूछता है क्या आपने इसको कहीं देखा है। लेकिन अफसोस कि किसी ने भी उसको नहीं देखा था। अब एक बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता था। ये दर दर की ठोकरें खा रहा था। अब धीरे धीरे पुलिस वालों को वो सभी लाशें मिल जाती है जो उन दोनों कातिलों ने ठिकाने लगाई थी, एलिना की भी। फिर वो दोनों ये बात बताने के लिए लू के पास जाते हैं और ये बात जानकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। फिर लू ये बात साइमन को भी बता देती है और वो भी इस बात का अफसोस करता है। फिर जब थका हारा साइमन वापस हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है उसकी बेटी उसकी वाइफ के पास ही बैठी हुई है। फिर जब वो अंदर जाता है तो इमोशनल होकर रोने लगता है। उसकी बेटी भी उसके पास आती है और गले से लग जाती है। साइमन पूछता है तुम कहाँ थी? वो बताती है कि मैं नशा छुड़वाने के लिए रिहैब में गई थी। पिछले 1 महीने से मैं नशा छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ। फिर वो रोने लगती है और कहती है मोम की ये हालत मेरी वजह से हुई है। फिर साइमन उसको कैंटीन में लेकर जाता है और पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। पेज बताती है कि जब मैं वहां पर गई तो एरन पहले से ही मरा पड़ा था। मैंने उसके बारे में पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो लोग सोचते कि उसको मैंने ही मारा है, लेकिन उसके मरने के बाद मैं आजाद हो गई थी, इसलिए मैं रिहैब चली गई। साइमन पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पेज कहती है क्योंकि मैं आपको फिर से निराश नहीं करना चाहती थी। फिर वो साइमन को कहती है क्या आप मुझे वापस छोड़ देंगे? मुझे जाना होगा। फिर साइमन उसको छोड़ने के लिए चला जाता है और कहता है बेटा तुम सही कर रही हो। फिर वो अपनी बेटी को कहता है सब लोग यही सोच रहे हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को उन दोनों कातिलों ने मारा है, लेकिन जब वो मेरे और कॉर्नेलियस के पीछे आए तो वो वहां पर पहले से ही मौजूद थे, यानी कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि एरन मर चुका है। और उस रात जब तुम वहां पर गई तो कॉर्नेलियस ने तुम्हारे हाथों पर खून लगा हुआ देखा था, इसलिए मुझे सच सच बताओ उसको किसने मारा? फिर काफी कुछ सोचने के बाद पेज कहती है उसको मैंने ही मारा था, क्योंकि उसको मारे बिना मैं अपना नशा ही नहीं छोड़ सकती थी। फिर साइमन कहता है तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन अभी भी तुम सच नहीं बता रही। फिर पेज बताती है कि उस दिन जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास गई तो वो पहले से ही मरा पड़ा था। मुझे लगता है कि उसको मोम ने मारा है, क्योंकि एक दिन पहले मैं मोम के पास गई थी। मैंने उनको बताया कि एरन ने मुझ पर हाथ उठाया है और जरूर उन्होंने ही उसका काम तमाम कर दिया होगा। फिर रिहैब में जाने से पहले मैं एरन के कैरावेन में गई और नशा करके कई दिनों तक सोती रही। जब नशा खत्म हुआ तो मैं रिहैब चली गई। फिर अपनी बेटी को छोड़ने के बाद वो अपनी वाइफ के पास लौट जाता है और देखता है कि उसको होश आ गया है। फिर नेक्स्ट डे एलिना का भी फ्यूनरल कर दिया जाता है, जिसमें साइमन, मारिया और वो दोनों डिटेक्टिव भी शामिल होते हैं। फिर करीब 1 महीने बाद जब साइमन की वाइफ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो साइमन अपनी बेटी को भी घर वापस ले आता है
अब अपनी माँ से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद साइमन अपनी वाइफ के साथ पार्क में घूमने के लिए जाता है और कहता है बच्चे पालने बहुत ही मुश्किल है। माँ बाप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। ये बात सुनते ही उसकी वाइफ कहती है तुम सब कुछ जानते हो ना। फिर वो बताती है कि जितनी बार भी हमारी बेटी सुधरने की कोशिश करती थी वो कमीना फिर से उसको नशे में धकेल देता था, इसलिए मैंने उसको मार डाला। फिर साइमन पूछता है कि तुमने उसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा। फिर उसकी वाइफ बताती है क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी गैंग ने एक आदमी को उंगलियां काटकर बेरहमी से मार डाला। फिर मैंने वही पैटर्न फॉलो किया ताकि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। साइमन कहता है जब मैं गली गली मेरी बेटी को ढूंढ रहा था तब तुम्हें पता था कि वो रिहैब में है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। अब प्लीज तुम मुझे सारी बात बताओ, उस रात क्या हुआ था। फिर उसकी वाइफ बताती है कि सबसे पहले मैंने अपने दोस्त डॉक्टर जे से हेल्प मांगी। उसने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन उसको मेरी चिंता होने लगी और वो मेरा पीछा करने लगा। फिर मैं उसको चकमा देकर एरन के रूम में पहुंच गई और उसको मार डाला। जब मैं वहां से बाहर आ रही थी तो मुझे उस आदमी ने देख लिया जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। शायद जब उसने हमें रोको के अड्डे पर देखा तो उसको ऐसा लगा होगा कि हम वहां पर उसको मारने के लिए आए हैं, इसीलिए उसने मुझ पर गोली चला दी। मैंने इन सब में तुम्हें शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम तीनों बच्चों को संभाल लोगे क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे डैड हो। लेकिन तभी साइमन के दिमाग की बत्ती जलती है और उसको कोई पुरानी बात याद आ जाती है। फिर वो जल्दी से अपनी साली के घर पर जाता है और पूछता है कि तुम्हारी एल्बम्स कहाँ पर पड़ी है। वो कहती है नीचे बेसमेंट में। फिर साइमन सीधा बेसमेंट में पहुंच जाता है और पुरानी एल्बम्स ढूंढने लगता है। फिर काफी ढूंढने के बाद उसको वो फोटो मिल जाती है जो उसको चाहिए थी। फिर अपने घर जाने के बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है जानती हो, मैं हमेशा ही ये सोचा करता था कि तुम्हें वो नशेड़ी लड़का ही क्यों पसंद आया, लेकिन जब मैं उसके घर पर गया तो मैंने 2 सिंगल गद्दे आमने सामने पड़े हुए देखे। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया कि नौजवान कपल एक दूसरे के साथ क्यों नहीं सोते। फिर आज जब मैं डग से मिला तो उसने मुझे बताया कि जब उस पर हमला हुआ तो हमला करने वाला लड़का बार बार बस यही चिल्ला रहा था कि तुमने मेरी बहन को छुआ कैसे। फिर वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हें जीनियोलॉजी साइट से पता चल गया था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है एरन, और तुम दोनों की माँ एक ही है। फिर साइमन अपनी पॉकेट में से वो फोटो निकाल कर दिखाता है जो वो अपनी साली के घर से लेकर आया था। उस फोटो में साइमन की वाइफ के पीछे एक कपड़ा सूख रहा था जिसके ऊपर शाइनिंग ट्रूथ का साइन बना हुआ था। फिर पेज बताती है कि मॉम ने मुझे बताया था कि वो उस कल्ट का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने बताया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। फिर मॉम वहां से भागकर रिहैब चली गई। इसके बाद पेज बताती है कि एरन के पिता उसका शोषण किया करते थे। उसने अपना बचपन बहुत ही मुश्किल हालातों में गुजारा था, इसलिए वो अपने घर से दूर रहा करता था। फिर जब मुझे उस साइट के जरिए उसके बारे में पता चला तो हम घंटों बात किया करते थे और उसने डग से भी बदला लिया। उन दिनों उसने पहली बार मुझे ड्रग दिए ताकि मैं अपनी बुरी यादों को भूल पाऊं, लेकिन फिर वो मुझे रेगुलर ड्रग्स देने लगा ताकि मैं उसको छोड़कर कहीं भी ना जा पाऊं। और साथ में वो अपनी माँ से भी बदला लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ दिया था। मेरी गलती यही थी कि मैंने उसके बारे में मॉम को नहीं बताया और मॉम ने उसको मेरा बॉयफ्रेंड समझकर मार डाला। साइमन कहता है उसने किसी अनजान आदमी को नहीं मारा बल्कि अनजाने में अपने ही बेटे को मार डाला। फिर पेज कहती है वादा कीजिए आप माँ को कुछ भी नहीं बताएंगे, वरना ये बात जानकर वो बुरी तरह से टूट जाएंगी और हम माँ को हमेशा के लिए खो देंगे। फिर साइमन ये बात मान जाता है और इतने बड़े राज को अपने दिल में छुपा लेता है। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिनों में इससे डार्क वेब सीरीज नहीं देखी और अब तक मैंने जितनी भी मूवीज और वेब सीरीज देखी है इसकी स्टोरी उन सब से अलग थी। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।